हेलो दोस्तों, मैं कुमार अनुराग एक बार फिर आपके सामने हूँ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चन आंसर सेशन को लेकर। आज बुधवार है और जैसा कि हमारे सेशंस में आप लोगों को पता है कि हम बुधवार और शुक्रवार को इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के क्वेश्चन आंसर का सेशन करते हैं, क्वेश्चन आंसर का डिस्कशंस करते हैं। तो आज के जो हॉट क्वेश्चंस हैं उनमें मैं आपको बताऊँ कि ये मैंने यूपीएससी में जो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को यहाँ पर चूज़ किया आपके लिए और उसके साथ मैं उनके डिटेल्ड आंसर्स के साथ आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पर। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दिखाई दे रहा है इसको देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसेंशियली अ स्पीशीज़ ऑफ द हिमालयन वेजिटेशन। हिंदी में पढ़ता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक रूप से हिमालय वनस्पति नहीं है। यानी हमें जो वनस्पतियां 4 दी गई हैं ऑप्शन में, इनमें पूछना है कि बताना है कि कौन सी जो है वो हिमालय के क्षेत्र में नहीं पाई जाती। अभी आप देखें आपके सामने जो ऑप्शन है उनमें पहला ऑप्शन है जूनिपर, दूसरा महोगनी, तीसरा है सिल्वर फर और चौथा है स्प्रूस। अब यहाँ पर कई बार स्टूडेंट्स को ये दिक्कत हो जाती है कि हम कैसे ये समझे कि कौन सा हिमालय के क्षेत्र में आएगा और कौन सा नहीं आएगा। देखिए, आपसे मैं ये बताना चाहूँगा कि हिमालय पर्वत में अगर हम इस प्रकार के वृक्षों की बात करें या इस प्रकार के वनस्पति प्रजातियों की बात करें तो मुख्य रूप से हिमालय पर जो पाई जाने वाली वनस्पतियां हैं उनमें पर्वतीय वनस्पतियों की प्रधानता होंगी। विशेष रूप से आप देखेंगे कि वहाँ पर समशीतोष्णकटिबंधीय या टेम्परेट वेजिटेशंस जो हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। टेम्परेट वेजिटेशंस में अगर हम बात करें तो उसमें से जूनिपर, सिल्वर फर और स्प्रूस ये ऐसी प्रजातियां हैं जो कि मुख्य रूप से वहाँ पर पाई जाती हैं। लेकिन महोगनी की जहाँ तक बात करेंगे, महोगनी जो है वो जो हमारे सदाबहार वन है यानी कि जो हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं उन फॉरेस्ट में पाई जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण स्पीशीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रजाति है। इसलिए आपको ध्यान ये रखना है कि हमारे पास इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, महोगनी, क्योंकि महोगनी जो है वो सदाबहार वन यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट के प्रजाति के अंतर्गत आएगा, उसका उदाहरण है। ठीक है, चलिए अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, द अप्रॉक्सीमेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंड यूज क्लासिफिकेशन इन इंडिया इज। भारत में भू उपयोग वर्गीकरण के मानों को लगभग कौन बताता है। यानी हमारे यहाँ जितनी भूमि है उसमें से कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, ये आपसे डेटा पूछ रहा है। देखिए, अगर हम भारत में कुल भू उपयोग की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा भू उपयोग जो है वो बुआई क्षेत्र में है। यानी कि जो हमारे पास नेट सोन एरिया है या जो निवल बुआई क्षेत्र है, जहाँ पर हम फसलों की बुआई करते हैं, वो क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहले ऑप्शन में बुआई क्षेत्र जो है वो काफ़ी कम बताया गया है, जो निश्चित रूप से गलत ऑप्शन हो जाएगा। दूसरे और तीसरे और चौथे में बुआई क्षेत्र जो है वो ज़्यादा है। ज़्यादा में आप अगर देखेंगे तो 58%, 43% और 47% है। अब इसमें से हमें क्या चुनना है ये हम अभी थोड़ी सी देर के बाद आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन ए को हम पूरी तरीके से हटा चुके हैं। अब आइए बी, सी और डी में बात करें वनों के प्रतिशत पर। वन के प्रतिशत में अगर आप बात करेंगे तो भारत में देखिए जो वनों का प्रतिशत है वो अभी के हिसाब से अगर हम देखें, यानी जो हम फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से देखते हैं उसके हिसाब से 21.64% भारत के जो कुल क्षेत्रफल का हिस्सा है वहाँ पर वन लगाए गए हैं। इसके हिसाब से अगर देखें तो 17% वन का जो हिस्सा है वो आपका गलत हो जाता है, यानी बी ऑप्शन भी अभी आप काट सकते हैं। और 29% जो वन का हिस्सा दिखाया जा रहा है यानी सी ऑप्शन भी आप काट सकते हैं। तो आपका ए ऑप्शन पहले ही कट चुका था, बी और सी अभी हमने वन के प्रतिशत के आधार पर काट दिए। तो अभी हमें देखें निवल बुआई के क्षेत्र के हिसाब से अगर हम देखें तो 47% निवल बुआई का क्षेत्र है हमारे पास और लगभग 22% जो क्षेत्र है, चूँकि लगभग में आपसे मान दिए गए हैं। और मैंने जैसे बताया 2019 के अगर आप इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट को देखेंगे तो उसमें वनों का जो प्रतिशत क्षेत्र है वो है 21.64%, 21.64% जो है वो फॉरेस्ट कवर एरिया है। इसके हिसाब से लगभग 22% हम कह सकते हैं। और इसलिए डी जो क्षेत्र है यानी निवल बुआई के क्षेत्र 47%,
वन का क्षेत्र 22% और अन्य क्षेत्र जो है वो 30%। इस प्रकार से हमारा ये जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन है डी। ठीक है, आइए अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, इन इंडिया विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट अमंग द फॉलोइंग ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया। निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाया जाता है। अब आप देखें, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाए जाने वाले वनों की बात की जा रही है और यहाँ पर 4 प्रकार के वन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है मॉन्टेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, यानी कि पर्वतीय नम शीतोष्ण कटिबंधीय वन। दूसरा सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाहरित वन। तीसरा ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। और चौथा ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी उष्ण कटिबंधीय नम सदाहरित वन। भारत में अगर आप देखेंगे तो सामान्य रूप से आपको ये जानना चाहिए कि हमारे पास किस किस प्रकार के वन हैं। हमारे पास उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, अर्ध सदाबहार वन है, इसके अलावा हमारे पास पर्णपाती वन है और पर्णपाती वनों का प्रतिशत सारे वनों में सबसे ज़्यादा है। तो इस तरीके से अगर आप देखें यहाँ के ऑप्शन में तो पर्णपाती वन सी ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आर्द्र पर्णपाती भी लिखा हुआ है। अब पर्णपाती वन या डेसिडुअस फॉरेस्ट में अगर आप बात करेंगे तो हमारे पास 2 तरीके के डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं। एक होता है मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, दूसरा होता है ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। एक हमारे पास होता है नम पर्णपाती वन या आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा होता है शुष्क पर्णपाती वन। इन दोनों में भी अगर आप प्रतिशतता की बात करेंगे तो सर्वाधिक प्रतिशतता या सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो है मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट का, और इसके हिसाब से सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन है सी ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, या फिर इसको आप कह सकते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लेकिन अगर आपकी जानकारी सही है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में आपसे कहा गया, द 2004 सुनामी मेड पीपल रियलाइज दैट मैंग्रोव्स कैन सर्व एज अ रिलायबल सेफ्टी हेज अगेंस्ट कोस्टल कैलामिटीज। हाउ डू मैंग्रोव्स फंक्शन एज अ सेफ्टी हेज। आपसे प्रश्न हिंदी में भी मैं पढ़ देता हूँ। हिंदी में हमसे प्रश्न किया गया है, 2004 की सुनामी ने लोगों को यह महसूस कराया कि मैंग्रोव तटीय आपदा के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। पीछे जो क्वेश्चन में इंग्लिश में हेज दिया हुआ था उसका मतलब सुरक्षा कवच है। मैंग्रोव सुरक्षा कवच की तरह कैसे कार्य करता है, यानी मैंग्रोव जो है वो सुरक्षा कवच की तरह किस प्रकार कार्य करेगा, इसको हमें समझना है। आइए ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शंस हमारे पास जो पहला है वो है, द मैंग्रोव स्वैम्प्स सेपरेट द ह्यूमन सेटलमेंट फ्रॉम द सी बाय अ वाइड जोन इन विच पीपल नाइदर लिव नॉर वेंचर आउट। आपसे ये कहा जा रहा है कि मैंग्रोव जो है वो, हिंदी में भी मैं पढ़ देता हूँ, मैंग्रोव के दलदल मानवीय बस्तियों को सागर से एक बड़े प्रदेश जहां लोग न रहते हैं न ही उद्यम करते हैं के द्वारा अलग करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंग्रोव के क्षेत्र दलदली क्षेत्र जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर लोगों के न रहने और उद्यम न करने के कारण यह क्षेत्र जो है वो तटीय आपदा के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। ये बिल्कुल सूटेबल नहीं लग रहा है पढ़ने से भी। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। सेकंड में कहा गया, द मैंग्रोव प्रोवाइड्स बोथ फूड एंड मेडिसिन विच आर नीडेड बाय द पीपल आफ्टर एनी नेचुरल डिजास्टर। यानी किसी भी प्राकृतिक आपदा के बाद मैंग्रोव में पाए जाने वाले जो भोज्य पदार्थ हैं या फिर जो मेडिसिन हैं वो लोगों के काम आता है, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो इससे सुरक्षा कवच कैसे हो सकता है। प्राकृतिक आपदा के रूप में यहाँ हम किसे देख रहे हैं, यहाँ हम ज्वार भाटा को देख रहे हैं और इस तरीके से या सुनामी को देख रहे हैं, और इनके मिलने से सुरक्षा कवच मैंग्रोव बन जाए ये बिल्कुल सही नहीं लगता, सूटेबल नहीं लगता। तो इसलिए बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा।
सी ऑप्शन पढ़ते हैं, द मैंग्रोव ट्रीज आर टॉल विद डेंस कैनोपीज एंड सर्व एज एन एक्सीलेंट शेल्टर ड्यूरिंग अ साइक्लोन और सुनामी। यानी आपसे कहा जा रहा है कि मैंग्रोव के वृक्ष घने छत्रक के साथ साथ, मैंग्रोव के वृक्ष घने छत्रक के साथ साथ लंबे होते हैं एवं चक्रवात अथवा सुनामी के दौरान बेहतरीन आश्रय का कार्य करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। मैंग्रोव के जो वृक्ष हैं ये छत्रक के रूप में या लंबे और घने ज़रूर है, लेकिन ये आश्रय का कार्य बिल्कुल नहीं करते। तो सी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। तो अब कुल मिलाकर 3 ऑप्शन ऊपर के हम गलत कर चुके हैं, यानी चौथा ऑप्शन जो है वही हमारा सही उत्तर है, सही आंसर है। यानी मैंग्रोव के बारे में ये कहा गया कि अपने वृहद जड़ों के कारण मैंग्रोव के वृक्षों को तूफान एवं ज्वार जड़ों से उखाड़ नहीं पाते, क्योंकि इनकी जड़ें जो हैं वो काफ़ी बड़ी हैं और ये पानी में जल में या वहाँ पर जो दलदल पाए जा रहे हैं उसमें धंसी होती है, और चूंकि ये उखड़ नहीं पाते इसलिए जब ज्वार भाटा या सुनामी आते हैं तो उनके सामने ये मैंग्रोव के वृक्ष जो हैं वो एक रुकावट के रूप में खड़े होते हैं, एक हिंड्रेंस के रूप में खड़े होते हैं, और इसलिए ये सुरक्षा कवच है, क्योंकि इन मैंग्रोव के पीछे आने वाली ज़मीन ज्वार भाटा या सुनामी के जो हानिकारक प्रभाव हैं उनसे बचे रहते हैं। यानी अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो हमारे पास 4th क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है वो सही ऑप्शन है, जिसमें ये कहा गया है द मैंग्रोव ट्रीज डू नॉट गेट अपरूटेड बाय स्टॉर्म्स एंड टाइड्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सटेंसिव रूट्स। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5th क्वेश्चन हमारे सामने क्या आया है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, द हिमालयन रेंज इज वेरी रिच इन स्पीशीज डाइवर्सिटी, which one among the following is the most appropriate reason for this phenomenon? हिंदी में भी मैं पढ़ देता हूँ। हिंदी में आपके पास प्रश्न दिया गया है, हिमालय की श्रृंखलाएं प्रजाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत संपन्न है, निम्नलिखित में से कौन इसका सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? ठीक है, चलिए अब जरा हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारे पास क्या दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए, it has a high rainfall that supports luxuriant vegetative growth, यानी यहाँ पर बहुत भारी वर्षा होती है जिससे यहाँ पर बहुत ही लग्जेरियंट वेजिटेटिव ग्रोथ देखने को मिलता है, यानी यहाँ पर जो वनस्पतियाँ हैं उनमें काफ़ी समृद्धि देखने को मिलती है, उनमें ये सहायक होती हैं। बी ऑप्शन देखते हैं। बी में हमसे पूछा गया है, कहा गया है इट इज़ अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल जोन, यानी यह विभिन्न जैव भौगोलिक प्रदेशों का संधि क्षेत्र है। ठीक है, तीसरा देखते हैं, एक्सोटिक एंड इन्वेसिव स्पीशीज हैव नॉट बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन। ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर बाहर से आए गए, यानी कि जो बाहरी या आक्रमणकारी प्रजातियाँ हैं वो निश्चित रूप से कुछ प्रजातियाँ यहाँ पर इंट्रोड्यूस्ड हैं, इसलिए ये हमारे पास गलत हो जाएगा। 4th कहा गया इट हैज़ लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस, यानी यहाँ पर जो मानवीय हस्तक्षेप है वो बहुत कम है। ऐसा भी नहीं है, मानवीय हस्तक्षेप निश्चित रूप से देखने को मिलते हैं पर्वतारोहण के समय, या फिर मानो जो कि आप कह सकते हैं कि जो खानाबदोश प्रजाति के लोग हैं वो इन क्षेत्रों में निश्चित रूप से अपना हस्तक्षेप करते हैं। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन में दिया गया है, इट इज़ अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल जोन, यानी यह विभिन्न प्रकार के जैव भौगोलिक प्रदेशों का संधि क्षेत्र है और इसलिए यहाँ विविधता जाता है। अलग अलग प्रकार के जैव भौगोलिक क्षेत्र या बायोजियोग्राफिकल रीजन कैसे, जैसे यहाँ पर आप कह सकते हैं कि टेम्परेट जोन है एक हाइट, सर्टेन हाइट पर, तो उससे ज़्यादा हाइट पर आपको वो बहुत ज़्यादा ठंडे प्रदेश मिल जाते हैं, या निचले हिस्से में आप देखें तो यहाँ पर तापमान कम होने के कारण गर्म प्रदेश है, तो यहाँ पर डेसिडुअस फॉरेस्ट जैसे रीजन्स भी मिलते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बी। 5th का आंसर है बी। बी कहता है कि इट इज़ अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल जोन, यानी कि यह विभिन्न जैव भौगोलिक प्रदेशों का संधि क्षेत्र है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन अकर्स और अकर
इन डेजर्ट एरियाज टू इनहिबिट वाटर लॉस। हिंदी में भी पढ़ते हैं हम। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पानी की कमी को रोकने के लिए पत्तियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के रूपांतरण होते हैं? ठीक है, आइए इसमें हम देखें हमारे पास ऑप्शन क्या है। ऑप्शन हमारे पास है, पहला हार्ड एंड वैक्सी लीव्स, है ना, यहां पर है हार्ड एंड वैक्सी लीव्स यानी कि कठोर और मोम युक्त पत्तियां। दूसरा टाइनी लीव्स और नो लीव्स यानी छोटी पत्तियां या पत्ती विहीनता। तीसरा थॉर्न्स इंस्टीड ऑफ लीव्स यानी कि पत्तियों के स्थान पर कांटों का होना। अब अगर आप देखें किसी पौधे से जल का उत्सर्जन रोकना है तो उत्सर्जन रोकने के लिए उसमें वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कम करानी होगी या वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को रोकना पड़ेगा। इसके लिए ये तीनों ही प्रकार के जो मॉडिफिकेशंस है या जो रूपांतरण हैं वो उपयुक्त है, वो सही हैं, और इसलिए इन तीनों प्रकार के रूपांतरणों के साथ आप देखेंगे उनकी पत्तियां मोटी भी होती हैं, कठोर भी होती हैं और मोमयुक्त भी होती है, जिससे वाष्पोत्सर्जन कम हो। वाष्पोत्सर्जन जब बहुत भीषण पानी की कमी होती है तो पत्तियां काफ़ी छोटी हो जाती है या पत्तियां जो हैं वो बिल्कुल नहीं होती, या फिर आप कह सकते हैं कि पत्तियों के स्थान पर कांटे आ जाते हैं, थॉर्न्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से वाष्पोत्सर्जन के दर को काफ़ी कम कर दिया जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा जो सही आंसर है वो डी है, 1, 2 एंड 3, यानी ये तीनों ही प्रकार के जो मॉडिफिकेशंस हैं वो उपयुक्त हैं पत्तियों में पानी की कमी को रोकने के लिए। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछता है, इन द grasslands trees do not replace the grasses as a part of an ecological succession because, आपसे हिंदी में प्रश्न में पढ़ देता हूं। हिंदी में प्रश्न दिया गया, घास स्थलों में पारिस्थितिकी अनुक्रमण के एक भाग के रूप में वृक्ष घासों का स्थान नहीं ले पाते। तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से वृक्ष जो है वो घासों का स्थान नहीं ले पाते? हम जरा इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखते हैं। पहला है इंसेक्ट्स एंड फंजाई, यानी कि यहाँ पर कीट और कवक है, इसकी वजह से ऐसा नहीं होता। दूसरा लिमिटेड सनलाइट एंड पॉसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी यहाँ पर सूर्य का प्रकाश सीमित होता है और साथ के साथ यहाँ पर पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। तीसरा वाटर लिमिट्स एंड फायर, यानी कि जल की सीमित उपलब्धता और उसके साथ साथ अग्नि होती है। और चौथा है नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, अगर हम ग्रासलैंड में बात करें तो ट्रीज़ जो है वो ग्रासेस को इसलिए रिप्लेस नहीं कर पाते क्योंकि ट्रीज़ अगर आए हैं तो उनको बने रहने के लिए जल की ज़्यादा आवश्यकता है, और ग्रासलैंड्स उन रीजन्स में मिलते हैं जहाँ पर वर्षा की मात्रा काफ़ी कम होती है। वर्षा की मात्रा ऐसी होती है जो कि उस क्षेत्र को डेजर्ट नहीं बनने देती, लेकिन वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी वनस्पतियाँ या वृक्ष जो हैं वो भी उगने के लिए वो वर्षा की मात्रा पर्याप्त नहीं होती। इसलिए जल की उपलब्धता में कमी जो है वो निश्चित रूप से सही होगा। और उसके साथ साथ फायर की कंडीशन भी यहाँ देखने को मिलती है, यानी जब काफ़ी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो वनाग्नि की स्थिति देखने को मिल सकती है, या जब घास जलना शुरू हो जाते हैं तो उसके कारण वृक्ष भी जल जाते हैं, तो इस स्थिति के कारण भी वहाँ पर वृक्ष बने नहीं रह पाते। और इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो है सी आंसर कह रहा है जल की सीमा एवं अग्नि, यानी कि जल जो है वो बहुत सीमित है। यहाँ जल की सीमा की जगह जल सीमित मात्रा में उपलब्ध होना, ये सही होना चाहिए, और उसके साथ साथ अग्नि। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपके सामने रखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में 3 तरीके के आप देखें दिए गए हैं वृक्ष, और हमसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, मैं वो पढ़ देता हूँ। पहले पूछा गया है, इफ़ यू ट्रैवल थ्रू द हिमालयाज यू आर लाइकली टू सी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स नेचुरली ग्रोइंग देयर, है ना। हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ। हिंदी में हमसे कहा गया, यदि आप हिमालय के क्षेत्रों की यात्रा करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन से पौधे वहाँ प्राकृतिक रूप से उगते हुए दिखाई दे सकते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस दिए, 3 प्रकार के वृक्ष दिए गए हैं। आपसे कहा गया है ओक, दूसरा कहा गया है रोडोडेंड्रॉन और तीसरा कहा गया है चंदन। ओक, रोडोडेंड्रॉन और सैंडलवुड, ये 3 प्रकार के वृक्ष की प्रजातियां यहाँ पर दी गई हैं। आप अगर समझेंगे यहाँ पर
तो सैंडलवुड यानी चंदन के जो वृक्ष हैं ये डेसिडुअस फॉरेस्ट यानी कि पर्णपाती वनों के अंतर्गत आते हैं। और जहाँ तक हम बात है हिमालय के क्षेत्रों में जाने की, हिमालय के क्षेत्रों में हमें पर्वतीय वनों की उपलब्धता मिलती है, जिसमें ओक और रोडोडेंड्रॉन जो है वो बहुत ही प्रमुख प्रजातियों के अंतर्गत आता है। खासतौर से अगर आप 3000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई की बात करेंगे तो वहाँ पर रोडोडेंड्रॉन की प्रजातियाँ मिलेंगी, और अगर आप उससे नीचे की बात करेंगे तो वहाँ आपको ओक ट्रीज भी मिलेंगी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, केवल 1 एवं 2, यानी कि ओक और रोडोडेंड्रॉन जो है वो हिमालय के क्षेत्र में दिखाई देंगे, वहाँ पर सैंडलवुड दिखाई नहीं देंगे। वैसे भी अगर आपको पता हो सैंडलवुड दक्षिण भारत के क्षेत्र में मिलते हैं और उत्तर भारत के क्षेत्र में चंदन यानी सैंडलवुड के वृक्ष जो है वो नहीं पाए जाते। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है इन इंडिया इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज टीक अ डोमिनेंट ट्री स्पीशीज, यानी कि भारत में, मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूं, भारत में निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के वन में सागवान प्रमुख वृक्ष प्रजाति है, यानी टीक जो है वो प्रमुख वृक्ष प्रजाति है, ये आपको बताना है। अब अगर आप टीक के बारे में जानते होंगे तो आपको ये भी पता होगा कि जो टीक है वो मुख्य रूप से पर्णपाती वनों के अंतर्गत आती है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, है ना, पर्णपाती वनों के अंतर्गत। और इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचता है 10th क्वेश्चन में कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। 3 राज्य आपके सामने दिए गए हैं, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम। हिंदी में भी यही लिखा गया है। आपसे पूछ क्या रहे हैं, इन विच ऑफ द अबव स्टेट्स डू ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आकर, इनमें से उपयुक्त में से किस राज्य या राज्यों में उष्णकटिबंधीय नम सदाहरित वन पाए जाते हैं। अब सदाहरित वनों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ निश्चित रूप से हमारे पास ऐसे क्षेत्र होने चाहिए जहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिक पाई जा रही हो। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो उत्तर पूर्वी राज्य है वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। जैसे कि यहाँ पर उत्तर पूर्वी राज्यों के स्थिति के बारे में देखें तो 2 ऐसे राज्य दिए गए हैं हमारे पास, अरुणाचल प्रदेश पहला और मिजोरम तीसरा। तो इसके हिसाब से इन 2 राज्यों के वहाँ बने रहने से हमारा जो सही ऑप्शन बनता है वो बनता है सी, 1 एवं 3, यानी मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में हमें सदाहरित वन मिलेंगे। लेकिन अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की तो ये पर्वतीय क्षेत्र जरूर है, लेकिन यहाँ पर वर्षा की बहुत कम मात्रा प्राप्त की जाती है और इसलिए यहाँ पर सदाहरित वन नहीं मिलते। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही ऑप्शन है वो है सी, 1 एवं 3, यानी 1 और 3। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है 10th के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने आज जो हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पर किए। आप लोग इसमें शामिल हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा और इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। शुक्रवार यानी कि आने वाले फ्राइडे को हम फिर से एक बार एनवायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।